कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक शहर को जो कि पूरा तबाह हो चुका रहता है और उसी के बीच में एक लड़का खड़ा रहता है जिसका हालत पूरा खराब रहता है। ढंग से उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। वो अपने तलवार के सहारे वहाँ पे खड़ा रहता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा। मेरा नाम है वेन्यू और मैं एक 4th ग्रेड का वॉरियर हूँ। जैसे ही मैंने स्क्वाड को ज्वाइन किया था वैसे ही मुझे एक मिशन के अंदर भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेन टीम ने हमें धोखा दे दिया। उन्होंने हमारा चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो एक 5th ग्रेड के म्यूटेंट बीस्ट को अपने जाल में फंसा सकें। लेकिन ये भी सही है, उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला मॉन्स्टर खड़ा होता है और इधर से वेन्यू अपना तलवार लेकर रेडी हो जाता है और वो पीछे घूम के चिल्लाता है कि मेरा अब इस डूमडे से मन भर चुका है। और उसके बाद वो सोचता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन अफसोस वो मॉन्स्टर पहले इसके ऊपर हमला कर देता है। अगले ही पल हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारा खून इधर उधर उड़ रहा होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर का हाथ पहले ही वेन्यू के पेट में घुस चुका होता है। यानी कि वेन्यू का कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग को देखते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर एक लड़का अचानक से काफ़ी ज़ोर से उठता है। ऐसा लग रहा है जैसे इसने सपने में कोई भूत देख लिया हो। खैर, इसके बाद ये अपना आंखें खोलता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। वो कहता है कि ये आखिर मैं अभी जिंदा कैसे हूँ। वो बगल में मुड़ के एक घड़ी को देखता है जहाँ पे अभी 25 मई 2117 हो रहा होता है। वो घड़ी का टाइम देखकर कहता है कि ये डेट तो 1 साल पहले की है ना। मुझे ये मत कहना कि मैं समय में पीछे आ गया हूँ। तभी इसके फ़ोन में एक मैसेज आती है। वो चेक करता है तो यहाँ पे जो इसके कंपनी का बॉस रहता है ये इसको बोलता है कि थोड़ा ओवर टाइम कर लेने के लिए, क्योंकि उनका कंपनी में थोड़ा मतलब काम का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसको ये बोलता है ओवर टाइम करो, ज़्यादा पैसा भी दे दूंगा। ये सोचता है क्या ये मुझे ओवर टाइम करने के लिए बोल रहा है, लेकिन जो मेरा कंपनी है वो तो जब डूम्सडे आया था उस टाइम पर ये तो तबाह हो गया था। इसके बाद ये अपना फ़ोन को धीरे से नीचे रख देता है और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए एकदम चुपचाप बैठ जाता है। मैं सच में समय में पीछे आ चुका हूँ। हा 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 हा, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं समय में पीछे आ चुका हूँ। अब मैं समय में पीछे आ ही चुका हूँ तो इस बार कोई भी मुझे चारे की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना ही कोई मेरा फ़ायदा उठा पाएगा, क्योंकि इस बार मैं अपनी किस्मत का मालिक खुद रहूँगा। अभी के टाइम पे ज़ॉम्बीज़ आना शुरू नहीं हुए हैं, यानी कि अभी मैं अपने सारे कदम एकदम अच्छे से उठा सकता हूँ ताकि मैं सारी चीज़ों की तैयारी अच्छे से कर पाऊँगा। समय के साथ लोगों के बीच की दूरियाँ धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, इसलिए मुझे पहले ही तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर से मेरा वही हाल होगा जो कि मेरा इसके पिछले बार हुआ था। वेन्यू ये सारी चीज़ों को सोच ही रहा होता है, कहीं से बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। कोई चिल्ला रहा होता है कि बचाओ, कोई मेरी मदद करो। और हमें आवाज़ से पता लगता है कि ये कोई हस्बैंड और वाइफ है जो कि आपस में मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा टाइप का कर रहे हैं। और उसमें से जो वाइफ रहती है कहती है कि नहीं रुक जाओ, मुझे काटना बंद करो, ये क्या कर रहे हो, मतलब हो रहा होता है। और तभी वहाँ का जो दरवाज़ा रहता है वो सीधा खुलता नहीं है बल्कि सीधा हवा में उड़ के आता है। और तभी उस दरवाजे के पीछे से एक औरत आके सीधा वेन्यू के सामने गिरती है, जो कि लग रहा है कि यहाँ पर इसका खेल ख़त्म हो चुका है। और तभी दरवाजे के पीछे हम देखते हैं किसी आदमी को, वो भी एकदम काला काला। और फिर वहाँ से जब धुआं हटता है तब हमें देखने को मिलता है कि असल में ये एक ज़ॉम्बी है। इसके बाद हमें ज़ॉम्बी के बारे में कुछ बताया जाता है। वो बताते हैं कि ज़ॉम्बी एक ऐसा क्रीचर होता है जो कि अपना दिमाग खो चुका रहता है, यानी कि वो कुछ भी सोच समझ नहीं सकता है और बस वो एक चलता फिरता मरा हुआ इंसान होता है। लेकिन जो उसका स्ट्रेंथ यानी कि जो उसका शक्ति या फिर जो उसका भागने का स्पीड रहता है वो सब नॉर्मल इंसान से बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन तुम इसे कितना भी मार लो वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अगर इसे मारना चाहते हो तो इसका जो मैजिक कोर रहता है वो निकालना होगा या तो तोड़ना होगा। उस ज़ॉम्बी को देखकर वेन कहता है कि आखिरकार ये आ ही गया, इस दुनिया के तबाही का शुरुआत। और इसके बाद वो अपने हाथ में एक काफ़ी मस्त दिखने वाला चाकू निकाल लेता है और कहता है कि चलो ये चीज़ सही हुआ कि मैंने पहले से ही एक हथियार खोज कर रेडी हूँ। अगर मेरे पास ये वाली हथियार नहीं होती तो मैं बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकता था। हम देखते हैं कि ये जो ज़ॉम्बी रहता है ये काफ़ी तेज़ में वहाँ से सीधा जंप करके आता है वेन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन एक सेकेंड भाई, जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो तो स्लो होते हैं ना, ये इतने तेज़ में कैसे आ रहा है? सभी ज़ॉम्बीज़ के अंदर जो उनका मैजिक कोर है वह उनके बॉडी में अलग अलग जगह पर रहता है, इसलिए जो लोग इन ज़ॉम्बी से पहली बार फाइट करते हैं वो लोग हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास अपने पिछली ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस है और सारा नॉलेज है, इसलिए अगर तुम इस वाले ज़ॉम्बी को एक बार में सही जगह पर हमला कर देते हो तो तुम एक बार में ही इस ज़ॉम्बी को आराम से मार सकते हो।
उस जॉम्बी को मारते ही सिस्टम का एक मैसेज आता है जो कि बोलता है कि तुमने एक 0 ग्रेड के जॉम्बी को मार दिया है, इसके वजह से तुम्हें रिवार्ड के तौर पे 1 पॉइंट दिया जाता है। ये देखकर वेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि बहुत अच्छे, ये बिल्कुल मेरे पिछली ज़िंदगी की तरह है, अगर तुम किसी जॉम्बी को मारते हो तो तुम्हें उससे पॉइंट मिलेंगे। जब डूम्सडे आया तब उसके साथ साथ इस पूरे दुनिया में तबाही मच गई, जिसके वजह से सारे रुपए पैसे एकदम कचरे के टुकड़े बन गए। और उसके साथ साथ आया जंगल राज, और जंगल राज के साथ साथ आया पॉइंट एक्सचेंज सिस्टम, जो कि एक स्टोन पिलर के जरिए किया जा सकता है। पॉइंट्स को एक दूसरे से लिया दिया नहीं जा सकता है, सिर्फ इसको पाया जा सकता है, और वो भी जॉम्बीज को मारकर, म्यूटेटेड बीस्ट को मारकर या फिर मॉन्स्टर्स को मारकर। पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक्सचेंज स्टोन पिलर को छूने पे हम लोग वहाँ से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चीज़ों को खरीद सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो अपने क्लास को भी चेंज कर सकते हैं 3 महान क्लासेस के अंदर, और जो कि भाई नॉर्मल सी चीज़ है जो कि हर दुनिया में होता है, यानी कि एक है वॉरियर का, दूसरा है आर्चरर का, और तीसरा है विजर्ड का। मतलब भाई एक तलवारबाज, एक तीरंदाज और तीसरी का जादूगर। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ कि अगर आप लोग को इन तीनों क्लास में से एक को चूज़ करना तो आप कौन सा चूज़ करोगे। जो भी अपने क्लास को चेंज कर लेता है वो नॉर्मल इंसान से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, और ऊपर से अगर कोई अपना क्लास रेयर क्लास के अंदर या फिर हिडन क्लास के अंदर चेंज कर ले तो उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय या फिर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली पावर मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है और हम देखते हैं वेन्यू को, जो कि सोच रहा होता है कि अगर मुझे सही से याद है तो मेरे पिछले जिंदगी के अंदर जो सबसे मतलब नज़दीकी स्टोन पिलर था वो यहीं पे पड़ोस के दरवाजे पर था। पिछली ज़िंदगी के अंदर मैं सभी लोगों की तरह अपने ही घर में छुप गया था, और इसके वजह से जब शुरुआत के टाइम पे मुझे पॉइंट जमा करना चाहिए था तब मैं जमा नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं जल्द से जल्द 10 पॉइंट जमा करूंगा और जल्दी से उस एक्सचेंज स्टोन पिलर के पास जाकर एक फर्स्ट ग्रेड का वॉरियर बन जाऊंगा। लेकिन वो अपने आसपास देखता है जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बिस ने मिलकर इसे घेर लिया रहता है। वह कहता है कि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जॉम्बिस आ गए हैं। इसके बाद वो सारे जॉम्बिस आ जाते हैं इसके ऊपर एक साथ हमला करने के लिए। ये कहता है कोई बात नहीं है, मैं इसको अपने चांस के तौर पे लूँगा, और इसके बाद वह जाकर सभी जॉम्बिस को मारना शुरू कर देता है और साथ साथ इसको पॉइंट भी मिलने लगते हैं। एक जॉम्बी आकर वेन के कंधों पर हाथ रखता है। इसके बाद वो आता है, वेन को वो काटने वाला रहता है कि वेन उस पर जल्दी से ध्यान देता है और बिना पीछे घूमे हुए अपनी कोनी से उसके पेट पर जोरदार मारता है। मतलब भाई यार ये चीज़ देखकर मुझे भी थोड़ा इस जॉम्बी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसके अलावा भाई वेन का जो कोनी रहता है ये भी थोड़ा सा टूट जाता है। वेन को अपने हाथों में थोड़ा दर्द होने लगता है और वो कहता है कि अभी मेरा जो बॉडी है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने क्लास को चेंज करना होगा। और तभी वो पीछे देखता है, वहाँ पर जितने भी जॉम्बिस रहते हैं एक साथ आ जाते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे देखो, मुझे एक बात की कंप्लेन है यार, ये जो जॉम्बिस रहते हैं ये तो स्लो होते हैं ना, तो ये जॉम्बी भाई ये कूद कैसे रहा है जब ये लोग स्लो रहते हैं। तो वेन भी अपना हथियार लेकर रेडी हो जाता है और कहता है कि आ जाओ, जिसके बाद सभी जॉम्बिस जाते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए और वेन उन सभी जॉम्बिस को एकदम गाजर मूली की तरह काट डालता है। इसके बाद एक फाइनली लास्ट जॉम्बी बचता है जिसको भी वो मार देता है और वहाँ पे एकदम स्टाइल में पोज देकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे वेन अकेला खड़ा रहता है और उसके आसपास सारे जॉम्बिस के लाश पड़े हुए रहते हैं। इन सभी जॉम्बिस को मारने के बाद वेन बहुत ज़्यादा थक जाता है। वो कहता है आखिरकार मैंने जॉम्बिस को मार ही दिया और मैंने फाइनली 10 पॉइंट को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन तभी वो बगल में कुछ देखने लगता है और वहाँ पर से हम देखते हैं कि कोई तो चीज़ आ रही होती है, जिसे देखकर वेन थोड़ा सा मतलब चौंक जाता है और हम देखते हैं उधर से एक काफ़ी खतरनाक दिखने वाला, काफ़ी खतरनाक ऑरा निकालता हुआ एक म्यूटेटेड बीस्ट टाइप का कुछ आ रहा होता है, जिसे देखकर वेन के पसीने छूटने लगते हैं। अब हम फाइनली इस बीस्ट को करीब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि असल में ये एक कुत्ता रहता है जो कि म्यूटेट हो चुका है और म्यूटेट होकर ये एक अब भेड़िए की तरह दिख रहा है और काफ़ी खतरनाक दिख रहा है। इसे देखकर वेन कहता है कि ये तो हमारे गले का कुत्ता है ना, आखिर ये कैसे म्यूटेट हो गया। वह कुत्ता वेन को देखने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वेन ने इसके कोई बिस्कुट चुरा लिया हो। खैर वेन उसे देखकर थोड़ा डर जाता है और कहता है कि ये म्यूटेटेड बीस्ट लेवल 1 पे है और अभी मेरा जो पावर है मैं उसके हिसाब से इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। इसके बाद वेन जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वह कुत्ता अभी भी इसके पीछे दौड़ के आ रहा होता है। कहता है मेरा बिस्कुट वापस दे दे रे।
भागते भागते वह कुत्ता कुछ सोनिक वेव टाइप का अटैक करता है वेन के ऊपर, जिससे कि वेन जल्दी से साइड होकर बचता है और कहता है कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं हो रहा है। क्योंकि तभी वह कुत्ता जल्दी से जाकर वेन का एक पैर काट लेता है। कहता है बिस्कुट नहीं देगा तो लेग पीस दे दे। पैर पकड़कर वह कुत्ता वेन को सीधा दरवाजे की तरफ फेंक देता है और वह दरवाजा भी लग रहा है शीशे का है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है और इसकी वजह से वेन को बहुत ही जोर से चोट लगती है और इसके बाद वह सीधा जाकर रोड पे गिरता है। और ऐसा लग रहा है कि ये कुत्ते का मन अभी भी नहीं भरा हुआ है, क्योंकि ये कुत्ता अभी भी वेन को जोर जोर से घूरे जा रहा होता है। वेन सोचता है कि ऐसा लग रहा है इस कुत्ते ने अपने आंखें मेरे ऊपर टिका ली है, लेकिन और इसके बाद वह कुत्ता फिर से आता है जम करके वेन के ऊपर हमला करने के लिए और वेन फिर अपना बात पूरा करता है और कहता है कि मैं बिना लड़े हुए इस कुत्ते के हाथों इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ। वह कुत्ता काफ़ी जोर से जंप करता है और वेन के ऊपर आने लगता है। वेन भी रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से वह कुत्ता वेन के ऊपर ना आकर बल्कि उसके साइड में चला जाता है। इसे देखकर वेन थोड़ी देर के लिए तो चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। फिर वह सोचता है कि भाई ये क्या चल रहा है, ये कुत्ता आखिर मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है। अगर ये मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहा है तो आखिर ये करना क्या चाहता है। क्या ये मुझे उस दुकान के अंदर जाने से रोक रहा है। और तभी वह कुछ नोटिस करता है और बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि हम देखते हैं इसके सामने एक कोई पोर्टल टाइप का रहता है। ये तो एक ट्रेजर लैंड है। इसके बाद वेन हमें ट्रेजर लैंड के बारे में कुछ बताता है कि ट्रेजर लैंड एक बहुत ही रेयर चीज़ है जो कि इसके पिछले ज़िंदगी में आया करती थी, लेकिन ये चीज़ आखिर कब आती है, कहाँ से आती है और कब जाती है, ये बात किसी को भी नहीं पता है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर कोई इस ट्रेजर लैंड के अंदर चला जाता है तो इसके अंदर से वह बहुत ही अच्छे अच्छे खजाने को ले सकता है। ऐसे खजाने को ले सकता है जो कि बाहर जो स्टोन पिलर रहती है उसके अंदर वो बिल्कुल नहीं मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई जितना जल्दी ट्रेजर लैंड के अंदर जाता है उसको उतना ही ज़्यादा अच्छा ट्रेजर मिलता है। इस बीच ने शायद से इस जगह को सबसे पहले ढूंढा होगा, इसलिए ये इस जगह को अपने इलाके की तरह रखवाली कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ट्रेजर लैंड के अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। ये भले ही चाहे कितना ही मेहनत कर ले, लेकिन इससे इसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद वो कुत्ता वेन को और भी ज़्यादा गुस्से की नज़रों से देखने लगता है। वेन ये देखकर थोड़ा डर जाता है और कहता है कि धत तेरी की, ऐसा लग रहा है कि इस कुत्ते ने नोटिस कर लिया कि मैं भी इस ट्रेजर लैंड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। जिसके बाद वह कुत्ता सीधा दौड़ के आता है और यहाँ पे वेन खड़ा रहता है, इसके ऊपर वह कूद कर हमला कर देता है। भाई वो अपना ट्रेजर लैंड इसको इतनी आसानी से थोड़ी ना लेने देगा। उस कुत्ते को अपनी तरफ ऐसे आते हुआ देखकर वेन के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता है भागने का, तो वो कहता है कि हटाओ छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद वो भी अपना चाकू निकालता है और इस कुत्ते के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह कुत्ता अपना सर को पीछे खींच लेता है और इसके हमले से बच जाता है। और सिर्फ बचता ही नहीं है बल्कि फिर वापस आकर इसके हाथ पर बहुत ही जोर से काट लेता है। और भाई इतना जोर से काटता है कि यार आप लोग सामने देख ही सकते हो। ये देखकर भाई वेन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह कहने लगता है कि धत तेरी की, यार इसने तो काट लिया। दर्द की वजह से वेन वहीं पे नीचे गिर जाता है, लेकिन वह कुत्ता अभी भी इसके हाथ को नहीं छोड़ता है और दर्द उसको होते रहता है। लेकिन फिर भी वेन अपना दूसरा हाथ इधर उधर घुमाता है और तभी उसके हाथ में एक चाकू मिल जाता है, जिससे लेकर वह उस कुत्ते को लगातार घोंपते जाता है और कहता है मर जा मर जा मर जा, अब बस जल्दी से मर भी जा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस कुत्ते को ये बात पसंद नहीं आई, जिसके बाद वह पूरी ताकत से वेन का हाथ खींचता है और भाई वेन का वो पूरा हाथ ही वहाँ से उखाड़ देता है, जिसकी वजह से वेन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है आ। इसके बाद वेन दौड़ के पीछे की तरफ आता है और वहीं पे अपना कटा हुआ हाथ को पकड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि धत तेरी की, लेकिन अभी मुझे शांत होना होगा। मेरे बॉडी को चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कट जाए या फिर फट जाए, मैं एक बार अगर अपना लेवल अप कर लेता हूँ तो मेरा बॉडी एकदम पहले की तरह एकदम अच्छे से हो जाएगा। इसलिए ये हाथ कटना ये सब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ तो मेरे पास बस अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, मुझे कैसे भी करके उस ट्रेजर लैंड के अंदर जाना ही होगा। इसके बाद वेन रेडी हो जाता है उस ट्रेजर लैंड के अंदर जाने के लिए और कहता है कि हटा छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। और फिर वो वहाँ से अपनी पूरी ताकत से जंप करता है और जाने लगता है ट्रेजर लैंड की ओर। जाते जाते वो एकदम पास पहुँच जाता है और कहता है कि बहुत अच्छे, मैं बस अब लगभग कर ही चुका हूँ। लेकिन तभी वो कुत्ता एक बार फिर से आता है और
और इस बार ये वेन का फिर से पैर काट लेता है और इधर से वेन को फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और कहता है कि धत तेरी की, ये कमीना कुत्ता कहीं का। इसके बाद वेन उस कुत्ते की तरफ देखता है और कुछ मन में सोचता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये उतना ही पसंद है तो तुम इसे रख ही लो। और इसके बाद वो खुद से ही अपना पैर काट देता है, जिसकी वजह से वो कुत्ता वहीं पे गिर जाता है और फाइनली वेन उस ट्रेजर लैंड के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम ट्रेजर लैंड के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पे वेन अचानक से पोर्टल से बाहर निकलता है और निकलते ही वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। गिरने के बाद वो थोड़ी देर के लिए तो चुपचाप जमीन पे ही लेटा रहता है और उसके बाद वो फाइनली उठ के बैठ जाता है और अपने सामने देखता है, जहाँ पे उसके सामने एक खजाने की पेटी रखी हुई रहती है। मतलब भाई कोई भी इसका टेस्ट या फिर मॉन्स्टर कुछ भी नहीं, डायरेक्ट इसको खजाना मिल गया, क्या ही बात है। खैर ये खजाना देखकर वेन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि इस खजाने को पाने के लिए मैंने अपना एक हाथ और एक पैर दोनों का बलिदान दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो बलिदान है वो बेकार नहीं जाएगा। इसके बाद वो फाइनली उस खजाने की पेटी को खोल देता है और हम उसके अंदर देखते हैं एक स्क्रोल रहता है पर्पल कलर का, जो कि यार देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है। उस स्क्रोल को देखकर थोड़ी देर के लिए तो वेन भी नहीं समझ पाता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, लेकिन तभी वो स्क्रोल अचानक से हवा में उड़ने लगता है। इसे देखकर वो कहता है कि क्या ये एक हिडन क्लास का स्क्रोल है, और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि मेरा इतना ज़्यादा मेहनत आखिर बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि जो भी हिडन क्लास होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल क्लास है उससे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन एक बात पक्का रहता है कि जो हिडन क्लास का नॉर्मल स्किल रहता है वो नॉर्मल क्लास से बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद वेन धीरे से उस स्क्रोल को छूता है, लेकिन जैसे ही वो उस स्क्रोल को छूता है वो स्क्रोल के अंदर से बहुत ही तेज में लाइट आने लगती है और फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। और जैसे ही वो गायब होती है वैसे ही वेन का जो एक हाथ रहता है कटा हुआ वो फिर एकदम पहले की जैसा ठीक हो जाता है। तभी सिस्टम का भी मैसेज आता है, वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने आपका क्लास चेंज कर लिया है और आपका अभी का क्लास है सोल मास्टर का। मतलब भाई ये क्लास का नाम तो मुझे काफ़ी मस्त लग रहा है। ये सभी चीज़ों को देखकर वेन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। वो कहता है कि मेरे क्लास चेंज करने के बाद मेरा लेवल अप भी हो गया, इसके वजह से मुझे जितने भी चोट लगी थी, मुझे जितने भी घाव हुआ था वो सारा का सारा एक बार में एकदम अच्छे से ठीक हो गया। और साथ ही साथ ये काम के बीच में मुझे एक नया स्किल या फिर नया टैलेंट, तुम जो भी कह लो, वो भी एक मिल चुका है। जो 3 मेन क्लासेस होती है वो जब लेवल 1 पर रहती है तो उसके अंदर जो स्किल मिलता है वो सिर्फ F रैंक का ही होता है, लेकिन मैंने अपना एक हिडन क्लास चेंज किया है तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे कौन सा रैंक का स्किल मिलने वाला है। इसके बाद सिस्टम का एक मैसेज आता है जो कि कहता है कि तुम अभी के टाइम पे एक लेवल 1 के सोल मास्टर हो, जिसकी वजह से तुम्हें जो मतलब स्किल मिलेगा वो है सोल रेल्म का। और ये वाला स्किल का कोई भी रैंक नहीं है, क्योंकि ये स्किल एक स्पेशल और यूनिक स्किल है। इसको तुम किसी के साथ बदल नहीं सकते हो या फिर भूल नहीं सकते हो। अब हम देखते हैं ये सोल रेल्म स्किल के बारे में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक मतलब गेट की तरह होता है जिसके अंदर ये अपने सोल समन्स को रख सकता है, और जब भी ये अपना लेवल अप करेगा तब इसको एक नया सोल रेल्म मिलते रहेगा। इसके बाद हम एक काफ़ी अजीब सा मॉन्स्टर को देखते हैं। फिर सिस्टम बताता है कि तुम्हें क्लास के साथ साथ एक नया सोल समन भी दिया जा रहा है, और ये सोल समन तुम्हारे क्लास के साथ आया है, इसलिए तुम इसको हटा नहीं सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो फर्स्ट सोल रेल्म है उसका जगह ले चुका है। इसके बाद हम इस सोल समन के स्किल को देखते हैं, जहाँ पे इसके पास एक स्पेशल एस रैंक का स्किल रहता है जो कि होता है सोल अटैक, और ये एक पैसिव स्किल रहता है, यानी कि इसके बाद वेन अपने किसी भी अब दुश्मन को मारता है तो वो सिर्फ उसके बॉडी पे ही नहीं लगेगा बल्कि उसके आत्मा पे भी इसका अटैक लगेगा। मतलब बहुत ही मस्त अटैक मारने वाला है। लेकिन अगर जो इसका मतलब सामने वाला दुश्मन है वह इससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो तो उस टाइम पे इसका ये स्किल काम नहीं करेगा। वो जो सोल बीस्ट रहता है वह उड़ के आता है और वेन के सर में घुस जाता है, और घुसने के बाद सिस्टम का मैसेज आता है कि जो सोल बीस्ट है वह होस्ट के साथ एक साथ ही मिल सकता है, जिसकी वजह से उसका जो भी एट्रीब्यूट पॉइंट रहेगा वह अपने होस्ट को दे देगा। यानी कि जो होस्ट है इसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऊपर से जो होस्ट है वह इसके स्किल का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो जब ऐसा करता रहेगा, मतलब जब दोनों एक साथ जुड़े हुए रहेंगे, उस टाइम पे ये अपना कोई भी दूसरा सोल बीस्ट को समन नहीं कर सकता है, यानी कि इसको उस टाइम पे बस एक ही से फाइट करना होगा।
इसके बाद हम वेन को देखते हैं जो कि अपने सोल बीस्ट के साथ मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा होता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि अपने सोल बीस्ट के साथ मिलने के बाद जो मेरा एट्रीब्यूट्स है वह दूसरे क्लास से बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। इस चीज़ की मदद से अगर इसके बाद कोई भी मेरे सेम लेवल पे आता है मुझसे लड़ने के लिए तो मैं उसको बहुत ही आसानी से हरा पाऊंगा। मैंने आज तक अपनी पिछली ज़िंदगी में भी इतना ज़्यादा पावरफुल हिडन क्लास नहीं देखा है। वो कमीना कुत्ता जो कि अभी भी गेट के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आगे फ्यूचर में चलकर मैं कितना ज़्यादा पावरफुल बन पाऊंगा। इसके बाद हम पोर्टल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे ये कुत्ता अभी भी रखवाली कर रहा होता है। तभी पोर्टल के अंदर कुछ हलचल होती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से वेन फाइनली बाहर निकलता है एकदम हंसते हुए। और ये कुत्ता वेन को जब देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसे देखकर वेन उसे कहता है कुत्ते कहीं कि ये बस तुम्हारी वजह से हुआ है कि मैं इस खजाने को पा पाया हूँ, तो मैं आखिर तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? क्या मैं तुम्हें नर्क के अंदर एकदम जल्दी से भेज दूँ बिना किसी दर्द के? बोलो क्या ख्याल है इसके बारे में? लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कुत्ते को इस वाला आइडिया को सुनकर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सीधा जाके वेन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वेन जल्दी से बच जाता है और उसके बाद उस कुत्ते को एक जोरदार का लात मारता है। लेकिन लात मारने के बाद ये भी थोड़ा पीछे हो जाता है और सोचता है कि ये कुत्ता ये इतना पावरफुल कैसे है। वह कुत्ते के एकदम आमने सामने आ जाता है और मन में सोचता है कि मैं भले ही पहले से दोगुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये कुत्ते को मारने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। अगर ये ऐसे नहीं मर रहा है तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना बैटल फॉर्म में आना ही होगा। और वो अपना पावर ऑन करने लगता है, लेकिन तभी ये कुत्ता भी इंतजार नहीं करता और सीधा कूद के जाता है वेन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन अफसोस वेन का बैटल फॉर्म ऑन हो चुका है और एकदम स्माइल देने लगता है और कहता है नरक में जा, और साथ ही साथ एक जोरदार लात मारता है इसके मुंह के ऊपर। भाई सच कह रहा हूँ बहुत जोर की लात लगी है। और ये लात मारने के साथ साथ इसका जो स्किल था एस रैंक वाला सोलो स्ट्राइक का, ये भी एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर तो भाई वेन और ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये कुत्ता को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि इसका जो हमला है सिर्फ ये कुत्ते के बॉडी पर ही नहीं बल्कि आत्मा पर भी लगी हुई है, जिसकी वजह से ये कुत्ता के चारों तरफ कुछ ब्लू ब्लू टाइप का इफेक्ट आने लगता है और ये चिल्लाने भी लगता है और फाइनली चिल्लाते चिल्लाते नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। मतलब यार एक ही लात में इसका पूरा हालत ख़राब हो जाता है। वेन उस कुत्ते के थोड़ा पास जाता है और बोलता है कि जो मेरा पहला स्किल है वह ये एस रैंक का है, ये पावर है मेरे सोल मास्टर क्लास का। और ये कुत्ता अभी भी यहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ रहता है और पड़े पड़े ये अभी भी गुर्राया जा रहा होता है। वेन जाकर इसके पास में थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है और तब ये कुछ नोटिस करता है और कहता है कि रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये कमीना ये ऐसा नहीं लग रहा कभी मरा हुआ है, मुझे ये मत कहना। और तभी ये कुत्ता नीचे से उठने लगता है और इसके अंदर से थोड़ी बिजली टाइप के भी इफेक्ट निकलने लगती है और काफ़ी मस्त लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि इसका भी कुछ पावर अप हो रहा है। और तभी ये कुत्ता उठकर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके बाद इसका एक स्किल होता है लाइफ बैटल नाम का, जो कि अवेकन हो जाता है इसके अंदर। और भाई यार ये स्किल एक एस रैंक का स्किल होता है। और यार ये कुत्ते को देखो काफ़ी खतरनाक अब ये लग रहा है। और यार एक बात तो कहनी पड़ेगी, खतरनाक के साथ साथ ये कुत्ता बहुत ही मस्त भी लग रहा है। ये देखकर वेन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या इस म्यूटेटेड बीस्ट के पास तो एक एस रैंक का स्किल है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। एक तरफ रहता है फर्स्ट ग्रेड का म्यूटेटेड बीस्ट यानी कि ये वाला कुत्ता, और दूसरी तरफ रहता है फर्स्ट ग्रेड का सोल मास्टर यानी कि अपना वेन। वेन सोचता है कि भले ही जो कुत्ता है अभी सिर्फ लेवल 1 पे है, लेकिन लेवल 1 पे इसके पास एस रैंक का स्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका पोटेंशियल है आगे बढ़ने का वो बहुत ज़्यादा है, एकदम अनलिमिटेड है। मतलब फ्यूचर में कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इसलिए अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए और जल्दी से यहाँ से भाग लेना चाहिए। वेन वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार ये कुत्ता इसका पीछा नहीं छोड़ता और कुत्ता भी इसके पीछे फिर से आना शुरू कर देता है। भागते भागते वेन फाइनली दरवाजे के पास पहुँचता है और दरवाजे के पास पहुँचने के बाद वो डायरेक्ट नहीं निकलता है, बाकी मतलब बगल में कोई एक सेल्फ टाइप का रहता है जिसको वो पकड़ के पीछे की तरफ फेंक देता है और वो फाइनली वहाँ से कूद के उस दुकान से बाहर निकल जाता है। वो कुत्ता उसी सेल्फ के नीचे आकर दब जाता है और काफ़ी जोर से अभी भी चिल्ला रहा होता है। वो अंदर से बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और वेन इधर फाइनली बाहर निकलने के बाद थोड़ा चैन का सांस लेता है। इसके बाद वेन कहता है कि ये म्यूटेटेड बीस्ट ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि इसको जितना ही ज़्यादा चोट लगता है ये उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनते जाता है। इतना ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है इसके पास, ये पक्का है कि ये दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि मैंने इसके बारे में अपने पिछले ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सुना था।
खैर हटा छोड़ो, क्योंकि मेरे पास अभी इससे भी बहुत ज़्यादा जरूरी काम है करने के लिए। क्योंकि मुझे याद है तीसरे दिन पर जियांगबिंग पार्क के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर ट्रोप आया था। इसके अंदर एक बहुत ही अल्ट्रा रेयर स्किल में मिल रहा था ब्लैक बुक नाम का, और इसके अलावा उसके अंदर एफ रैंक का प्रोटेक्टिव जेड, उसके अलावा और भी बहुत सारे हाई रैंक के आइटम मिल रहे थे। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि टाइम में पीछे आया हूँ और मुझे ये सारी बातें पहले से पता है, तो मैं इस चांस को मिस नहीं कर सकता। लेकिन वो जो बड़ा वाला ट्रेजर ट्रोव है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे वहाँ पे जाने से पहले एक्सचेंज प्लेयर के पास जाकर कुछ आइटम को पहले एक्सचेंज करना होगा। वो ये सब चीज़ सोच ही रहा होता है कि वो सामने कुछ देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो एकदम से अपना ब्रेक लगाता है और एकदम से वहीं पे रुक जाता है। फिर वो खड़ा होकर थोड़ी देर के लिए सामने देखता रह जाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि भाई उसके सामने ज़ॉम्बीज़ का एकदम मेला लगा हुआ रहता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ इधर से वेन को आता हुआ भी देख लेते हैं और इसको अब मतलब ये हमला करने वाले हैं। वेन सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि ये एरिया जो है ये भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और वो भी इतनी जल्दी, इसलिए मेरे पिछले की ज़िंदगी के अंदर जो लोग भी शुरुआत के टाइम पे अपने घर से बाहर आए थे वो लोग बच नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर तो बस अब यही एक रास्ता है वो एक्सचेंज पिलर के पास जाने के लिए, तो मुझे कैसे भी ज़बरदस्ती इस रास्ते से जाना ही होगा। और वेन दौड़ना शुरू कर देता है उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ से। वो जो ज़ॉम्बीज़ रहते हैं वो भी एकदम भाई चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इधर से आते हैं वेन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वेन अपना उनसे काफ़ी तेज रहता है और वो काफ़ी तेज में इनके ऊपर हमला करते करते आगे जाता है। पीछे से एक और ज़ॉम्बी आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वेन सही टाइम पे देख लेता है और खैर वो सीधा मतलब इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता और अपना एक स्किल इस्तेमाल करता है और काफ़ी जोर से चिल्लाता है कि यहाँ से हट जाओ, और सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ को कुछ शॉकवेव टाइप का लगता है और वो सब के सब उसके रास्ते से हट जाते हैं। फिर वेन अपना कोई स्पेशल पावर ऑन करता है और कहता है कि इस ज़िंदगी के अंदर मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा और तुम सब के सब मरने वाले हो। इसके बाद वह काफ़ी तेज में फिर वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है और हम अब 1 मिनट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज़ की लाशों की एकदम ढेर पड़ी हुई रहती है और वेन वो स्टोन पिलर के सामने अकेला खड़ा हुआ रहता है और कहता है कि एक्सचेंज पिलर, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इसके बाद वो एक्सचेंज पिलर के ऊपर अपना हाथ रखता है और जैसे ही वो हाथ रखता है कि सिस्टम का मैसेज आता है कि तुम्हारा एक्सचेंज सिस्टम के अंदर स्वागत है, तुम जो भी सामान को यहाँ से एक्सचेंज करना चाहते हो तुम उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद वो सिस्टम के अंदर के सभी आइटम्स को देखने लगता है कि उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स है और वो देख के बोलता है कि इसके अंदर जो भी आइटम्स है ये तो बिल्कुल नहीं बदले हैं। मुझे तो लग रहा था कि डूम्सडे अभी अभी शुरुआत हुआ है तो इसके अंदर कुछ अलग अलग अच्छे चीज़ होंगे, लेकिन यार ऐसा लग रहा है कि इसमें शुरू से ही सब एक ही चीज़ रहते हैं। और फिर इसके बाद ये कुछ टाइप करने लगता है और सर्च करता है हीलिंग पोशन के बारे में। ये सोचता है कि ये जब ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा था तो उस टाइम पे इसको थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए ये एक हीलिंग पोशन ऑर्डर कर देता है। और करने के बाद ये फाइनली जब सर्च करता है तो यार इसके सामने बहुत सारे पोशंस की ऑप्शन आ जाती है। ये देखकर सोचता है कि हाँ चलो अब ये थोड़ा सही दिख रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके लिए मुझे बहुत सारे पॉइंट्स देना पड़ेंगे और भाई इसका दाम देखो भाई, पोशन का दाम 10,000 पॉइंट्स है। खैर इसके बाद एक बेसिक हीलिंग पोशन खरीद लेता है जो कि ये खरीदता है 100 पॉइंट्स के अंदर, और खरीदने के बाद ये फाइनली इसको गट करके पूरा पी जाता है और काफ़ी खुश रहता है। कहता है कि बहुत अच्छे, ये रिकवरी तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं इतनी जल्दी पूरा रिकवर हो भी चुका हूँ। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं इसका रिकवरी पूरा 100% हो चुका है। इसके बाद वेन सोचता है कि मेरे बचे हुए पॉइंट से मैं कुछ और चीज़ें खरीद लेता हूँ, जिसके बाद ये एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल रहता है जिसका नाम रहता है नो एट्रीब्यूट मैजिक क्रिस्टल, इसको खरीद लेता है। और हमें पता चलता है कि ये जो क्रिस्टल है यह मदद करता है फिजिकल जो बॉडी होती है उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, लेकिन अगर इस वाले क्रिस्टल को इस्तेमाल किया जाता है तो इस वाले क्रिस्टल को इस्तेमाल करने के बाद कुछ स्किल्स भी मिलते हैं। और ये नो एट्रीब्यूट वाले क्रिस्टल को इस्तेमाल करने पे जो एकदम कचरा स्किल रहते हैं वो सारे के सारे कचरा स्किल इसको मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वेन इसको इस्तेमाल कर लेता है और इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद ये बोलता है मैं पहले ही एक सोल मास्टर बन चुका हूँ जो कि एक यूनिक क्लास है और इसके वजह से अब मैं क्रिस्टल का इस्तेमाल करके और ज़्यादा स्किल नहीं ले सकता, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है भले ही ये नो एट्रीब्यूट वाला मैजिक क्रिस्टल क्यों ना हो, मुझे इससे कुछ भी नहीं होगा। और इसको ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि हाँ ये अच्छा महसूस हुआ क्योंकि मेरा जो फिजिकल क्वालिटी है यानी कि जो इसका पावर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, वो 0.5 टाइम से यानी कि 1.5 गुना बढ़ जाता है। और सोचता है कि अगर अब मैं बस एक अच्छा सा वेपन ले लूँ तो उसके बाद मेरा जो शक्ति है वो और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे वेन कहीं पे जा रहा होता है और कहता है कि मैं उस एक्सचेंज पिलर के अंदर से अच्छे सामान एक्सचेंज नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पॉइंट नहीं थे, लेकिन 2 दिन के बाद जो जियांगबिंग पार्क के अंदर ट्रेजर ट्रोप आने वाला
वाला है, मैं उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। इसलिए मुझे बहुत ही ज़रूरी है ताकि मैं कहीं ना कहीं से कुछ इक्विपमेंट को लाऊं। हम देखते हैं ये कोई वर्कशॉप टाइप की जगह में रहता है और यहाँ से ये काफ़ी सारे हथियार उठा लेता है, वो भी एकदम खतरनाक दिखने वाला है, जैसे कुल्हाड़ी, चेनसॉ। भाई काफ़ी खतरनाक दिख रहा है और सोचता है कि ये जो हथियार है ये मेरे लिए मेरे ख्याल से काम चल जाएंगे। मेरा जो फिजिकल क्वालिटी है उसके हिसाब से मैं इन हथियार को अच्छे से चला पाऊंगा। मेरा क्लास सोल मास्टर का है और ये क्लास सच में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन नॉन कॉम्बैट सिचुएशन के अंदर अगर मैं खुद को दूसरे क्लासेस से कंपेयर करूँ तो उनके मुकाबले मेरे पास काफ़ी कम स्किल्स है फाइट करने के लिए। अगर मैं कहीं से जाकर सीधा हाथ से फाइट करता हूँ बिना अपने बैटल फॉर्म के या फिर अपने पेट को बिना समन किए हुए, तब मैं काफ़ी ज़्यादा पिट सकता हूँ। इसलिए मुझे ज़रूरत है और भी ज़्यादा हथियार का, ताकि मैं उसका इस्तेमाल करके अपना शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा पाऊँ। आगे चल के मुझे मेरा सोल पेट को सबसे पहले ताकतवर बनाना होगा और उसके बाद मुझे मेरे खुद के बॉडी को भी ताकतवर बनाना होगा। इस तरह से मैं खुद के जिंदा रहने का चांस और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। और ये चल ही रहा होता है कि इसको कहीं से आवाज़ आती है कि मदद करो, कोई तो मदद करो। और इधर से हम देखते हैं कि वेन अपने बगल में एक बिल्डिंग को देखता है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है। फिर अब हम इस बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे होते हैं और हम थोड़ा करीब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक आदमी और एक औरत काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंसे हुए रहते हैं। भाई लग रहा है इनका खेल खत्म होने वाला है। ये आदमी कहता है, दत्त तेरे की, यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, हम यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। और पीछे से ये लड़के काफ़ी टेंशन में होती है और कहते हैं कि भाई अब क्या होगा, क्या हम लोग यहीं पे मरने वाले हैं। लेकिन ये कहता है कि नहीं बहन, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ से दौड़ के भागूंगा और उसके बाद तुम जल्दी जल्दी मेरे पीछे आना। लेकिन वह बहन बहुत ज़्यादा टेंशन में फिर से हो जाती है और कहती है कि नहीं मत जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन यह आदमी नहीं सुनता और नीचे रखा हुआ एक डंडा पकड़ लेता है और उठा लेता है उसको और कहता है कि बेकार की बातें मत करो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर और रहते हैं तो ये पक्का है कि हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इसकी बहन को अभी भी टेंशन हुए जा रहा है। तभी ये एकदम जोर से आता है और ऊपर कूदता है और एक ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि उल्टा वो ज़ॉम्बी ही इसको एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से ये सीधा उड़ के जाता है और एक दीवार में जोर से इसको लगता है और ये वहीं पे नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से इसकी बहन चिल्लाने लगती है, कहती है भाई भाई क्या तुम ठीक तो हो। लेकिन ये पीछे देखता है, अपनी बहन के पीछे इसको बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं, जिसकी वजह से ये भी टेंशन में रहता है और कहता है कि नहीं जरा बचो। लेकिन तभी पीछे से एक कुल्हाड़ी आती है और उन ज़ॉम्बीज़ को मारती है। फिर इसके बाद ये लोग देखने लगते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जो इनको मार रहा है। वेन उनको बोलता है कि तुम लोगों को पता नहीं है ज़ॉम्बीज़ को अपना पीठ कभी नहीं दिखाना चाहिए। और इधर से लड़का नीचे जमीन में पड़ा हुआ वेन को देख रहा होता है और सोचता है कि इसने तो इस ज़ॉम्बी को बस एक ही बार में मार दिया, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद वेन काफ़ी खुशी खुशी उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि भाई इसको पॉइंट जो मिलेंगे। हम देख सकते हैं कि ये अपना स्किल यूज़ करके ज़ॉम्बीज़ को एकदम आसानी से मार पाता है। ये ज़ॉम्बीज़ इसके सामने अभी कुछ भी नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि आखिर ये आदमी है कौन, ये इतना अमेजिंग कैसे है। और इधर से ये इनको बोलता है कि तुम लोग वहाँ पे चुपचाप खड़े क्यों हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। फिर ये लड़का भी अपनी बहन से कहता है कि बहुत अच्छे, अब हम लोग बच जाएंगे। और भाई इधर वेन को देखो, ये ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है एकदम किसी पागल की तरह। और फिर ये दोनों भी जल्दी जल्दी वेन के पीछे जाने लगते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकल जाए और बच जाएँ। तभी वो लोग सामने देखकर कुछ एकदम बहुत ज़्यादा से चौंक जाता है, क्योंकि उनके सामने वेन सभी ज़ॉम्बीज़ को एकदम कुत्तों की तरह मार रहा होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा होता है। यार आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो भाई कितना खतरनाक तरीके से मार रहा होता है वेन इन सभी ज़ॉम्बीज़ को। लेकिन तभी वेन भी अपने सामने देखकर कुछ चौंक जाता है, क्योंकि इसके सामने एक काफ़ी खतरनाक दिखने वाला ज़ॉम्बी और एक चूहा, जो कि यार ये भी काफ़ी खतरनाक दिख रहा है, ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। वेन कहता है कि ठीक है अब तुम बाहर जा सकते हो, क्योंकि बाहर अब थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन ज़्यादा इधर उधर मत घूमना। ये लड़का इसको कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हमें बचाने के लिए हीरो। फिर वेन इनको कहता है कि चलो ठीक है तुम लोग अब अपना आगे ध्यान रखना। ये फिर इसको कहता है कि हैं हीरो आखिर आप कहाँ पे जा रहे हो। ये बोलता है कि मैं जा रहा हूँ थोड़े हथियार ढूंढने के लिए, वरना ऐसा ना हो कि जब मैं ज़ॉम्बीज़ के सामने हूँ तब मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। तब ये लड़की पीछे से चिल्लाकर बोलते कि हीरो मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पे बहुत सारे हथियार है। ये सुनकर वेन रुक जाता है और उससे पूछता है कहाँ पे। जिसके बाद वो बताती है कि जो हानसुई रोड पे पुलिस स्टेशन है वहीं पे, लेकिन तुम ध्यान रखना क्योंकि वो पुलिस स्टेशन पहले ही चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर चुका है, वहीं से हम लोग भाग कर आए हैं। मतलब यार आमतौर पर पुलिस जो होती है वो सबको चारों तरफ से घेरती है, लेकिन यहाँ पे तो पुलिस से घेरी हुई है। खैर वेन उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है ठीक है मैं जाकर वहाँ पे चेक करता हूँ क्या हो रहा है। इधर जो लड़का रहता है वो देखकर काफ़ी चौंक जाता है, कहता है कि हाँ क्या वो सच में वहाँ पे चला गया। ये लड़की कहती है कि जो हीरो है वो तो इतना ज़्यादा ताकतवर है तो वो वहाँ पे जा रहा है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए ना। इसके बाद हम देखते हैं वेन काफ़ी तेज में दौड़ के जा रहा होता है और मन में सोचता है कि अगर मुझे सही से याद है तो जो पुलिस स्टेशन है वो यहीं कहीं पे सामने होना चाहिए। लेकिन तभी वो सामने कुछ देखकर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक धमाका होता है और उस धमाके के अंदर से एक चूहा निकलता है। और वही निकलने के बाद वो एकदम चिल्लाने लगता है, यार ये वाला चूहा दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा है। और हाँ यार, मैंने आप लोगों को जो थोड़ा देर पहले वो वाला चूहा और जॉम्बी दिखाया था तो ये इसके पिछले वाले चैप्टर में था, तो हो सकता है कि वो लोग एक चैप्टर पहले ही इस वाले चैप्टर का प्रीव्यू दिखा रहे होंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ये सब देखकर विन समझ नहीं पाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे म्यूटेंट बीस्ट्स आ कहाँ से गए, ये पुलिस स्टेशन के अंदर जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, मुझे ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और फिर इसके बाद ये एक खंभे पे चढ़ना शुरू कर देता है और सोचता है कि चलो मैं पहले ऊपर चढ़ जाता हूँ और ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि आखिर यहाँ पे कैसा सिचुएशन है। फाइनली ये खंभे से चढ़ के एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ से ये नीचे देखता है तो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि इसके नीचे हम देखते हैं वही वाला जॉम्बी और चूहा एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और बस वही नहीं बल्कि उसके अलावा बहुत सारे जॉम्बिस और बहुत सारे म्यूटेंट रैट्स, ये सब के सब आपस में बहुत जोर से फाइट किए जा रहे होते हैं। विन सोचता है कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये पुलिस स्टेशन के अंदर अभी भी लोग बचे हुए हैं, इसलिए सारे के सारे जॉम्बिस इतने ज़्यादा इसके अंदर अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी ये सारे जो म्यूटेंट रैट्स हैं इसकी वजह से ये जॉम्बिस इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इनका ध्यान ज़्यादा पुलिस स्टेशन के ऊपर नहीं जा रहा है। इसके बाद वो उस बिल्डिंग के ऊपर से एकदम कूद जाता है और ये कूद कर कहाँ जाता है यह भी नहीं दिखाया जाता है, बल्कि अब हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे गेट के बाहर बहुत सारे जॉम्बिस यहाँ पे हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे एक पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा बैठ कर रो रहा होता है, क्योंकि उसके सामने एक छोटी बच्ची पड़ी हुई रहती है जो कि मर चुकी होती है और ऐसा लग रहा है कि ये इसकी बेटी है। कोई इसको कहता है चीफ वांग। ये जॉम्बिस बहुत जल्द अंदर आने वाले हैं और ऊपर से यहाँ पर तो अब और भी ज़्यादा जॉम्बिस आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम सब लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। लेकिन तभी ये आदमी यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, दोस्तों मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं अपनी बेटी का बदला लूँगा। ये सुनकर उस सब के सब चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या? वो लोग बोलते हैं कि चीफ वैंग जरा आप अच्छे से सोचिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जॉम्बिस है और ऊपर से म्यूटेंट रैट्स भी है, आप इन सभी से एक साथ मतलब नहीं लड़ सकते हो। जिसके बाद ये बोलता है कि दोस्तों तुम लोगों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बदला मैं खुद अकेले ही लूँगा, मैं तुम लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि तुम लोग ही मेरे साथ आकर लड़ो। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो जॉम्बिस रहते हैं यहाँ पे ये पूरा गेट को एकदम तोड़ देते हैं और एक साथ सब के सब अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर भाई सब के सब जितने भी पुलिस वाले रहते हैं एकदम डर जाते हैं। भाई इनके मुंह से साफ साफ दिख रहा है कि इनको समझ में आ चुका है ये लोग अब नहीं बचने वाले हैं। फिर ये जो पुलिस वाला रहता है ये अपना बंदूक ऊपर उठाता है, हम इसके सामने देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बिस एक साथ आ रहे होते हैं और ये इनके सामने अकेला अपना गन का पॉइंट उनके ऊपर करके खड़ा हुआ रहता है और मन में सोचता है कि धत तेरे की, मेरे हाथ हिल क्यों नहीं रहे हैं। तभी एक जॉम्बिस एकदम कूद के आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए और ये सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तभी एक कुल्हाड़ी उड़ते हुए आती है और उस जॉम्बी को सीधा मार देती है। ये देखकर वो सोचता है कि क्या अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या। तभी दूसरा पुलिस वाला बताता है कि जरा वहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई आदमी है। और हम देखते हैं कि बाहर जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बिस रहते हैं वहीं पे एक गाड़ी के ऊपर अपना वैन रहता है और ये सभी जॉम्बिस को मारे जा रहा होता है और ये जैसे जैसे मार रहा होता है वैसे वैसे इसको हर जॉम्बिस से एक एक पॉइंट मिलता जा रहा होता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इसके बाद ये कहता है कि बहुत अच्छे, मेरे पास पहले ही लगभग 1000 पॉइंट्स तो हो ही चुके हैं भाई, कहना पड़ेगा इस बार तो मुझे बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस मिल गए। इसे देखकर सभी पुलिस वाले एकदम चौंके हुए रहते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच में कोई इंसान है। इसके बाद एक पुलिस वाला बोलता है कि ये इतने सारे जॉम्बिस के बीच में भी इतना आराम से चल पा रहा है। पीछे से एक लेडी बोलती है कि ओए होए होए, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर ये बस चल रहा है, जरा ध्यान से देखो, वो तो उन सभी जॉम्बिस को एकदम आराम से मार रहा है। और ये इनको बोलती है कि ठीक है अब यहाँ पर बस खड़ा होकर देखना बंद करो और चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, वरना वो जॉम्बिस फिर वापस आ जाएंगे। यह सुनकर ये लोग भी मान जाते हैं और सब के सब वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेन पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुका रहता है, जहाँ पे ये जो चीफ रहता है ये सिर्फ अकेला ही यहाँ पे खड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ये उन सभी के साथ नहीं गया हुआ रहता है। ये वेन को कहता है कि छोटे भाई, मेरा नाम है वैंग डहाई और मैं तुम्हारे स्किल्स को देखकर सच में बहुत ज़्यादा चौंक गया हूँ, तुम इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो। ये इससे पूछता है क्या हुआ, तुम यहाँ से अभी तक नहीं गए हो। ये इसको बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे बस एक मतलब गुजारिश करना चाहता हूँ छोटे भाई,
जिसके बाद ये कहता है कि क्या कौन सी गुजारिश। इसके बाद वो पीछे अपनी बेटी की तरफ देखता है और फिर वो वहाँ पे जाता है और जाकर अपनी बेटी को अपने बाहों में पकड़ लेता है और कहता है कि थोड़े टाइम पहले मेरी जो बेटी है इसको उन म्यूटेटेड बीस्ट ने मार डाला, इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, इसकी बदला लेने के लिए मेरी मदद करो। फिर ये कहता है कि क्या तुमको क्या लगता है कि सिर्फ हम दोनों मिलकर इतने सारे म्यूटेटेड बीस्ट को मार सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। ये फिर कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद ये बताता है कि इस पुलिस स्टेशन के अंदर असल में सिर्फ म्यूटेटेड रैट्स ही थे और इसके अंदर जॉम्बिस नहीं थे, लेकिन यहाँ पर इतने सारे जॉम्बिस है क्योंकि मैंने जानबूझकर उन जॉम्बिस को अपने पीछे भगाकर यहाँ पर लाया हुआ हूँ। मेरा प्लान था कि ये जॉम्बिस और ये सारे के सारे चूहे आपस में लड़कर मर जाएं, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। मैं चाहता था अपनी बेटी का बदला लेने के लिए, लेकिन अंत में ये म्यूटेटेड जो रैट्स हैं इन्होंने सभी जॉम्बिस को मारने लगे और ये और ज़्यादा ताकतवर बन गए। इसके वजह से मुझे और ज़्यादा बुरा लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अब क्या करूं। लेकिन अब क्योंकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो मेरे पास एक अब नया आइडिया है। मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल बम है और अगर हम इस बम को उन म्यूटेटेड रैट और जॉम्बी के पास में ले आकर फोड़ देते हैं तो वो सब के सब पक्का है कि मर जाएंगे। और मेरा प्लान यह है कि मैं उन सारे के सारे चूहों को अपने पास बुलाऊंगा और बुलाने के बाद उस बम को फोड़ दूंगा। खुद तो मरूंगा ही और साथ साथ उन चूहों को भी लेकर मरूंगा। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें जो भी चूहे या फिर जॉम्बिस उस हमले से बच जाएंगे उनको तुम्हें ख़त्म कर देना है। ये सुनकर भाई वेन कहता है कि तुम तो एक नंबर के पागल हो। और भाई यार इसको तो खैर पागल कहना बनता है यार, खुद का सुसाइड प्लान कौन करता है। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर की बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अभी रात हो चुकी रहती है और कुछ चूहे नीचे इधर उधर घूम रहे होते हैं। यहाँ पे जो पुलिस वाला रहता है वो कहता है कि तुम्हें हमारा प्लान याद तो है ना, जैसे ही मैं उन चूहे के ऊपर जाऊँगा और दौड़ूंगा उनकी तरफ हमला करने के लिए, वैसे ही तुम भी दौड़ना शुरू कर देना और जैसे ही बम फटेगा उसके बाद तुम्हारा काम होगा कि बचे हुए चूहों को मारकर मेरी बेटी के बदला लेने का। और अगर वो बम नहीं फटता है तो तुम मेरे बारे में मत सोचना और बस यहाँ से चले जाना। जिसके बाद वेन उससे पूछता है कि आखिर तुम जाने पे इतने ज़्यादा क्यों अड़े हुए हो, तुम्हें मरने की इतनी ज़्यादा जल्दी है ना। इसके बाद वो बताता है क्योंकि जो मेरी बेटी का मर्डरर है यानी कि इसकी बेटी को मारने वाला वो उन चूहे का जो पैक है उनके बीच में है, यानी कि एकदम बीच में उनका समझ लो एक तरह से लीडर है। और हम यार यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे चूहे रहते हैं और उनके बीच में एक बहुत ही बड़ा चूहा रहता है। लग रहा है कि यार ये चूहों का मेन बॉस है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे चूहे कहीं पे देखकर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि इधर से पुलिस वाला भी दौड़ के आ रहा होता है और कहता है कि छोटे भाई मेरा मदद करो मेरा रास्ता क्लियर करने में, क्योंकि यार ये जहाँ पे भाग रहा होता है इसके सामने बहुत सारे चूहे रहते हैं और वो सब के सब इसी के ऊपर हमला करने आने वाले रहते हैं। एक चूहा तो एकदम इसके पास में आता है और इसको मतलब मारने ही वाला रहता है कि वेन सही टाइम पे आता है और उस चूहे को मार देता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बच जाता है। और फिर ये कहता है कि जल्दी जाओ और उनको ख़त्म करो। पुलिस वाला भी इसको शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ पे जाने लगता है और ये मतलब उसको वेलकम कहता है और मन में ही सोचता है तुम अपनी बेटी के बदला लेने के लिए खुद का भी जान देने के लिए तैयार हो, तुम एक सच्चे मर्द हो और तुम मेरे मदद के लायक हो। इसके बाद फिर वो आदमी काफ़ी तेज में जाता है और एक दीवार पे टकराता है और फिर वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है और ये फाइनली इस बिल्डिंग के अंदर अब आ चुका रहता है, जहाँ पे कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब देखो मैं तुम्हें कैसे उड़ाता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से उठ के अंदर की तरफ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं रैट को। और यार ये एक म्यूटेटेड रैट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है और ये कोई ऐसा वैसा रैट नहीं बल्कि रैट किंग होता है और ये लेवल 2 का म्यूटेटेड बीइंग है। मतलब भाई ये लेवल 2 पे पहुँच चुका है, यानी कि ये चूहा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वेन से भी ज़्यादा पावरफुल। फिर हम इस पुलिस वाले को देखते हैं जो कि इस चूहे को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है, लेकिन तभी उससे अपनी बेटी की याद आ रही होती है कैसे इस चूहे ने इसकी बेटी को मार दिया था और ये अपनी बेटी को याद करके जोर से चिल्लाता है याव याव। और फिर इसके बाद हम थोड़ी देर का बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पे वेन एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ रहता है और वह सोचता है कि ये क्या हो रहा है भाई, कुछ फटने की आवाज़ नहीं आई, क्या वो अपने काम में फेल हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं बहुत सारे चूहे एक साथ मिलकर उसी वाले बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं और तभी उस बिल्डिंग के अंदर से एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, यानी कि भाई उस पुलिस वाले ने अपना बम फोड़ दिया है। उस धमाके का असर वेन तक होता है और वेन जल्दी से उस धमाके से बचता है और सोचता है कि आखिरकार उसने कर ही दिखाया, ओल्ड वैंग ये तो सच में बहुत ज़्यादा सुपर कूल आदमी है, चलो अब मेरा बारी है। इसके बाद हम देखते हैं उस बम की वजह से नीचे का पूरा एरिया एकदम तबाह हो चुका रहता है और यहाँ पे सारे ये चूहे वाले मॉन्स्टर्स
मॉन्स्टर्स मर चुके रहते हैं और उनके क्रिस्टल्स इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वेन भी देखकर कहता है कि वाह, ये जो बम था बहुत ही ज़्यादा दमदार था, इसकी वजह से तो लगभग ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं और इसके वजह से इतने सारे जो क्रिस्टल्स है ये भी इधर उधर बिखरे हुए हैं। और फिर ये अपने हाथ में कुछ क्रिस्टल्स को उठाता है और देखता है कि ये सारे के सारे क्रिस्टल्स काफ़ी ज़्यादा मतलब यार कीमती होते हैं, और फिर ये उन क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे क्रिस्टल्स इसके हाथ में छोड़ के इसकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी इसका जो पेट रहता है वो इसके सामने आकर उन सभी क्रिस्टल्स को खा जाता है। लेकिन खैर वेन भी इसको कुछ नहीं कहता है और कहता है कि ओल्ड वैंग, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की, मेरे इतने ज़्यादा फ़ायदा करवाया, मैं तुम्हारा ये मदद हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद वह एक दूसरी तरफ देखने लगता है। वहाँ पर वो देखकर कहता है कि ये तो बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि ये जो वेयर हाउस है इसके अंदर से अभी भी ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। और फिर वह उस वेयर हाउस के थोड़ा पास में जाता है और वह जाकर देखता है वहाँ पर पूरी तरह से एकदम तबाही मची हुई रहती है, चारों तरफ आग जल रहे होते हैं, हर चीज़ वहाँ पर एकदम तबाह हो चुका रहता है। लेकिन तभी उन सभी चीज़ों के अंदर से एक बहुत ही बड़ी चीज़ बाहर निकलती है। इसे देखकर वेन भी चौंक जाता है कि अरे यार ये क्या है, और तभी हम देखते हैं कि ये चीज़ और कुछ नहीं बल्कि रैट किंग रहता है, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, और ये इन सभी चीज़ों के अंदर से निकलकर अभी आकर वेन के सामने खड़ा हुआ रहता है। यहीं पर हम लोग बगल में उसे पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि अभी तक जिंदा होता है और कहता है कि छोटे भाई मेरी मदद करो इसे मारने के लिए। और इधर से वेन इसको देख कहता है ओल्ड वैंग, तुम तो अभी तक जिंदा हो। और ये कहता है कि वो सब फिक्र मत करो, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, क्योंकि जो एक्सप्लोजन था, जो ब्लास्ट हुआ, वह इन चूहों की वजह से सारा ब्लास्ट उनके ऊपर रुक गया और मैं बच गया। लेकिन मेरी मदद करो जल्दी से इसको मारने के लिए, क्योंकि यही वो चूहा है जिसने मेरी बेटी को मारा था। और इसको देखकर मतलब थोड़ा वेन हंसने लगता है और कहता है तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल 2 का म्यूटेटेड रैट है ये पहले ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। और तभी वह चूहा ऐसा लग रहा है कि उसको अपनी इंजरी से फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा आया था वेन के ऊपर एकदम जोर से हमला करने के लिए। लेकिन वेन सही टाइम पे उसका जो हमला रहता है उससे बच जाता है और जो इसका स्किल रहता है सोल स्ट्राइक वाला एस रैंक का, उसका वो इस्तेमाल करता है और कहता है कि इसको तो मैं आराम से हरा दूंगा। और इसके बाद वो अपना पूरा ताकत लगा के उस चूहे के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। इसके वजह से वो चूहा जाकर काफ़ी दूर गिरता है और गिरने के बाद फिर वेन उसके पास जाता है और अपना कुल्हाड़ी निकालता है और ये चूहा अभी तक यहीं पे नीचे पड़ा हुआ रहता है। फिर वेन अपना कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है और हम इस चूहे को देखते हैं जिसकी आंखों में अभी मौत दिख रही है। और फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खून उड़ने लगते हैं और एक मैसेज आती है कि तुमने लेवल 2 के म्यूटेटेड रैट को मार दिया है, इसकी वजह से तुम्हें 153 पॉइंट्स मिलते हैं। और यार यहाँ पे वेन इसको मारने के बाद वहीं पे बगल में काफ़ी स्टाइल में खड़ा हुआ रहता है। फिर उसके बाद वो पुलिस वाला फाइनली वो भी मतलब वो सारे जो इधर उधर सामान पड़े हुए रहते हैं उसके अंदर से निकल के बाहर आता है और कहता है कि बेटी देखो आखिरकार तुम्हारे पापा ने तुम्हारा बदला ले ही लिया। और वेन भी उसको देखकर थोड़ा खुश हो रहा होता है, मतलब यार उसको भी अच्छा लगता है कि बाप बेटी को थोड़ा शांति मिली। और फिर उसके बाद ये पुलिस वाला अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है कि छोटे भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा। लेकिन उसको वेन कहता है कि ओल्ड वैंग तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरा इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और इसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल्स रहते हैं और वह उन क्रिस्टल्स में से कुछ क्रिस्टल्स इसको भी दे देता है और ये पुलिस वाला भी उसको ले लेता है। फिर वेन कहता है तुमने अपनी खुद की जान की बाजी लगाई है तभी जाकर ये सारा चीज़ हो गया है और इसकी वजह से मुझे भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट क्रिस्टल्स मिले हैं, तो चलो अब तुम क्योंकि अभी तक जिंदा हो तो हम लोग इस क्रिस्टल्स को आपस में बांट लेते हैं। लेकिन ये पुलिस वाला थोड़ा मतलब हिचकिचा रहा होता है क्रिस्टल लेने के लिए, मतलब यार ये सोच रहा होगा कि पहले ही मदद तो ले चुका हूँ तो क्या ये लेना सही होगा। लेकिन वेन उसको ज़्यादा टेंशन नहीं देता है और कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारी मदद कर दी है तुम्हारी बेटी की बदला लेने के लिए, तो चलो अब मैं जा रहा हूँ, तुम अब खुद के ही भरोसे यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन पुलिस वाला उससे पूछता है कि आखिर तुम अब कहाँ पे जा रहे हो, तो ये थोड़ा हंसते हुए कहता है जियांगबिंग पार्क। इसके बाद सीन चेंज होती है और हम इस जियांगबिंग पार्क को देखते हैं, जो कि यार घूमने वाला पार्क कम और कोई हॉरर पार्क ज़्यादा लगता है, क्योंकि यार यहाँ पे भूत तो नहीं लेकिन काफ़ी सारा जॉम्बिस इधर उधर घूम रहे होते हैं। लग रहा है भाई ये भी पार्क घूमने आए हुए हैं। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी में एक बिल्डिंग के ऊपर वेन खड़ा हुआ रहता है और अपने वो एट्रीब्यूट प्रोफाइल को देख रहा होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लेवल 1 के पीक पे पहुंच चुका है। और यार इसका एक बार रिमेनिंग पॉइंट जो है वो देखो, मतलब यार 1153 पॉइंट है, 1000 प्लस है, जो कि यार काफ़ी सही है। वेन भी इसे देखकर काफ़ी खुश रहता है और कहता है कि अभी के टाइम पर मैं लेवल 1 के पीक पर आ चुका हूँ, यानी कि अब चाहे तो कभी भी लेवल 2 पे अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। और वो सोचता है कि मेरे पास अभी 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट है और मेरा जो अभी के टाइम पर स्टैट्स है, मतलब जो इसका पावर है वो इतना पावर काफ़ी होगा इसको
इस ट्रेजर लैंड के अंदर जाने के लिए। अगर मुझे सही से याद है तो जो ट्रेजर लैंड है वो आज रात ही अभी के टाइम पर ही यहीं कहीं पे आना चाहिए। ये अपने ट्रेजर लैंड का सपना देख ही रहा होता है कि कहीं से इसको बहुत ही तेज दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, और जब ये देखता है तो हम यहाँ पर देखते हैं एक बहुत ही बड़ा शेर रहता है जो कि यार काफ़ी जोर से दहाड़ रहा होता है। मतलब यार काहे तो गजब का दिख रहा है ये वाला। इसके बाद इसको देखकर वैन जल्दी से पहचान जाता है। वो कहता है कि रुको, ये तो क्रिम्सन लायन है। और हम देखते हैं कि इस क्रिम्सन लायन के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज रहते हैं जो कि आते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ये जो लायन रहता है एक बार में अपने मुंह के अंदर से कोई तो एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से सारे के सारे ज़ॉम्बीज एक बार में ही ख़त्म हो जाते हैं। वेन देखकर उसे बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम जरूर मुझसे मजाक कर रहे हो, आखिरकार ये शेर यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस शेर का नाम है सिम्बा। और यार सिम्बा नाम से मुझे कोई तो मूवी याद आ रही है जिसके अंदर भी एक शेर था और उसका नाम भी सिम्बा था। अगर आपको उसका नाम याद है तो आप मुझे कॉमेंट में बताओ। क्या वेन कहता है कि ये जो सिम्बा है मेरे पिछली ज़िंदगी के अंदर ये एम सिटी में आया था और उस टाइम पे ये अकेला पूरे एम सिटी के ऊपर राज कर रहा था। और हम थोड़ा इसका मतलब पिछले ज़िंदगी का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे ये शेर पूरा मतलब शहर के अंदर एकदम तबाही मचाया हुआ रहता है। सभी लोग मदद मांग रहे होते हैं, बचाओ बचाओ, यहाँ पे तो एक राक्षस है, कोई तो हमें बचा लो। लेकिन इनकी मदद कोई भी नहीं कर पाता है क्योंकि ये शेर बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। वो कहता है कि ये शेर ने वहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही मचाई थी, इतनी ज़्यादा तबाही मचाई थी कि उसको सिर्फ एक ही शब्द में कहा जा सकता है, जो कि यह पागलपन। मतलब एकदम पागलों की तरह इसने सभी जगह तबाही मचाई थी। यहाँ तक कि जो 5th ग्रेड के मास्टर्स होते हैं वो भी इसका कुछ नहीं कर सकते थे। और मैंने कभी नहीं सोचा था अपने पिछली ज़िंदगी के अंदर कि ये जो शेर है यहाँ पर भी कभी आया था। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सब के सब मारे गए हैं, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर भी ये शेर कभी आया था। लेकिन तभी यहाँ पर अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे सिम्बा कुछ नोटिस करता है और वो इधर उधर देखे कुछ ढूंढने लगता है। लेकिन इधर से वेन सही टाइम पे छुप जाता है और कहता है कि धत्तेरी की, मैं तो लगभग पकड़ा ही गया था, मुझे जल्दी से इसे छुपना होगा और छुप कर मुझे थोड़ा और पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा ताकि मैं और ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। इससे पहले कि ये मुझे मार दे मुझे और ज़्यादा जल्दी जल्दी ताकतवर बनना होगा। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि यही जियांगमिंग पार्क के अंदर ही आए हुए रहते हैं। इनमें से एक बोलता है कि जल्दी करो, वो जो शेर है वो सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे भगाकर ले जा रहा है, हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना होगा और जल्दी से इसके अंदर जाना होगा। दूसरा आदमी कहता है कि हाँ चलो जल्दी से चल के खजाने को ढूंढते हैं। इनके पीछे 2 और लोग आ रहे होते हैं। इनमें से एक बोलता है कि बड़े भाई तुम्हें पक्का पता है ना वो कहीं वो शेर हमें ढूंढ तो नहीं लेगा। फिर दूसरा कहता है कि हाँ इसने सही कहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर यह आदमी कहता है कि तुम्हें क्या पता है, तुम लोग जानते नहीं जहाँ पर जितना खतरा होता है वहाँ पे उतने ही ज़्यादा खजाना होता है। और मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूँ कि ये बातें मत किया करो वरना सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे खजाना है। फिर वह कहता है कि बड़े भाई तुम्हें कैसे पक्का पता है कि यहाँ पर खजाना है। उनको भरोसा दिलाने के लिए ये आदमी एक हाथ में कुछ पेंडेंट टाइप का निकालता है और कहता है कि ये देखो, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? मैं तुमसे मिलने से पहले एक सिल्वर कलर के वॉर्टेक्स के अंदर गया था जहाँ से मुझे ये मिला। और यार ये सिल्वर कलर का वॉर्टेक्स वही ट्रेजर लैंड की बात कर रहा है। वह बोलता है कि उसके अंदर मैंने एक टूटा हुआ बॉक्स देखा जिसके अंदर एक मैप था और ये पेंडेंट था, और इससे मुझे पता चला कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई खजाना छुपा हुआ है। और तभी इसके हाथ में जो पेंडेंट ये वाला रहता है ये अचानक से हवा में उड़ना शुरू कर देता है। ये लोग पूछने लगते हैं कि बड़े भाई आखिर ये क्या हो रहा है, ये पेंडेंट अपने आप ही क्यों उड़ने लगा? और वो पेंडेंट ऊपर उड़ के जाता है और वहाँ पर एक पोर्टल टाइप का खुल जाता है, और ये पोर्टल और कुछ नहीं बल्कि ट्रेजर लैंड का पोर्टल रहता है। इसे देखकर ये आदमी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि भाइयों देखो ट्रेजर हमारे सामने है। इसके बाद हम लोग वेन को देखते हैं जो कि वहीं पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता है बल्कि कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। सोचा होगा कि थोड़ा और पॉइंट ले लेंगे, लेकिन तभी वह बगल में कुछ नोटिस करता है क्योंकि हम देखते हैं कि इसके बगल में थोड़ी ही दूर पर वो ट्रेजर लैंड का दरवाजा है। वो देखकर काफी खुश हो जाता है बहन और कहता है वो तो ट्रेजर ट्रोप का दरवाजा है। बहुत अच्छे, मेरा इतना ज्यादा कड़ी मेहनत बर्बाद नहीं गया। आखिरकार ट्रेजर लैंड का जो दरवाजा है वो फाइनली आ ही चुका है। मुझे बस वो जो सिम्बा है यानी कि ये वो शेर के बात कर रहा है, वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके उससे छुप छुप के वो ट्रेजर ट्रोप के दरवाजे के पास जाना होगा। उसके बाद सब कुछ एकदम अच्छे से ठीक हो जाएगा। अब हम 10 मिनट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वेन सभी छत के ऊपर कूद कूद के फाइनली ये ट्रेजर ट्रोप के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे इसकी पोर्टल के पास पहुंचने के बाद वो कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर अब आ ही चुका हूँ। और वो बोलता है कि ये ट्रेजर ट्रोप ये तो एक 1st ग्रेड का बड़ा वाला ट्रेजर ट्रोप है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये कौन से टाइप का होगा। खैर चलो पता करते हैं। और वो सीधा नीचे से कूद जाता है और जाता है उसी ट्रेजर ट्रोप के अंदर और सीधा वो पोर्टल के अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे की तरफ से कोई तो चीज रहता है
जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है। और यार ये देखो भाई, क्या ही तो इसके दांत और आंख है, काफी खतरनाक दिख रहा है। और ये उस ट्रेजर ट्रोव की तरफ देख के काफी जोर से घुर्राने या फिर चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम वेन को देखते हैं, जो कि इस बार ट्रेजर ट्रोव के अंदर फाइनली सही सलामत आ जाता है, क्योंकि भाई इसके पहले जब वो आया था तब तो उसका एक हाथ और एक पैर गायब था। खैर आने के बाद वो यहाँ पे लैंड करता है, और लैंड करने के बाद इसके पास मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ये फर्स्ट ग्रेड के ट्रेजर ट्रोव के अंदर आ चुके हो। और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम सही था, यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ और बहुत ही अच्छे अच्छे इक्विपमेंट मिल सकते हैं। लेकिन तभी वो बगल में कुछ नोटिस करता है, और हम देखते हैं कि इसके बगल में एक काफ़ी बड़ा अल्टर या फिर अरीना टाइप का रहता है, और इसके ऊपर कुछ लोग भी रहते हैं। ये उन लोगों को देखकर थोड़ा चौंक जाता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे कहाँ से आ गए। और इधर से जो ये लोग रहते हैं, ये लोग भी वेन को देखकर चौंक जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। एक आदमी तो पूछता है कि बड़े भाई, यहाँ पर ये दूसरा आदमी कहाँ से आ गया, क्योंकि इस ट्रेजर ट्रोव को तो हम लोगों ने खोला था ना। लेकिन ये कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। फिर ये पीला बालों वाला कहता है कि मैं जाता हूँ और इसको मार देता हूँ। लेकिन इसका जो बॉस रहता है उसके पास थोड़ा दिमाग रहता है, और वो कहता है कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, चलो पहले देखते हैं कि आखिर ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। अगर ये ताकतवर नहीं हुआ तो हम लोग ट्रेजर ट्रोव से निकलने के बाद इसको मार सकते हैं। इसके बाद ये आदमी अपना चेहरा थोड़ा फ्रेंडली बना लेता है, और वेन के पास जाकर कहता है कि दोस्त, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी इस जगह पर अभी अभी ही आए हुए हैं, और यहाँ पर इंसानों को मारना मना है। इस ट्रेजर ट्रोव के अंदर कोई भी किसी को नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हें अपनी सेफ्टी लेने की भी जरूरत नहीं है। और इधर से वेन आता है, और वह सोचता है कि है क्या ही मजाक कर रहा है, मुझे अपनी सेफ्टी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर रूल नहीं होता इस चैलेंज टाइप डंजन का कि लोग एक दूसरे को नहीं मार सकते हैं, तो मैं पहले ही तुम लोगों को मार चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, इस बात की कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा अच्छा मिल जाता है तो मैं तुमको वो चीज़ लेकर जाना नामुमकिन कर दूंगा। भाई इसका हंसी देखो यार, यहाँ पर तो मुझे यही विलन दिख रहा है। इनके बगल में एक स्टैचू रहता है, इसमें से अचानक से एक लाइट निकल के आती है, और वो लाइट से एक सिस्टम विंडो बन जाता है, जहाँ पे इस ट्रेजर ट्रोव के रूल लिखे हुए रहते हैं। जिसमें से पहला रूल रहता है कि एक दूसरे के ऊपर हमला करना मना है, और दूसरा रूल है कि अगर तुम इस चैलेंज को मतलब करना चाहते हो तो तुम्हें बगल में रखे हुए स्टोन पिलर से इस्तेमाल करना होगा, और इसमें हर लेवल बाय लेवल डिफिकल्टी और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। और ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम एक बार में ज़्यादा डिफिकल्टी वाले पे चले जाते हो तो हो सकता है कि तुम मर भी सकते हो, इसलिए अपने एबिलिटी के हिसाब से ही तुम्हें डिफिकल्टी चुनना चाहिए। और फिर वो लास्ट रूल बताता है कि अगर तुम हाईएस्ट डिफिकल्टी वाला चैलेंज पास कर जाते हो तो तुम्हें इस ट्रेजर ट्रोव का अल्टीमेट ट्रेजर मिलेगा, और उसके बाद ये ट्रेजर ट्रोव हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये देखकर भाई वेन काफ़ी खुश होने लगता है, और कहता है कि अल्टीमेट ट्रेजर, ये तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और फिर इसके बाद एक आदमी आता है और उस पिलर के ऊपर अपना हाथ रख देता है, और कहता है कि हे, हम लोग यहाँ पे पहले आए हैं, इसलिए हम पहले इसको चैलेंज करेंगे। और वह जैसे उसके ऊपर मतलब अपना हाथ रखता है, वैसे ही वो वहाँ से गायब होने लगता है। और फिर उसके बाद मैसेज आता है कि चैलेंज शुरू हो चुका है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक ज़ॉम्बी के सामने अकेला खड़ा हुआ रहता है, और पता चलता है कि ये एक फर्स्ट लेवल का ज़ॉम्बी है और ये एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है। इसके बाद वेन बताता है कि मेरे पिछले जिंदगी के हिसाब से जो ट्रेजर ट्रोव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्रेंडली, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता और बहुत ही अच्छे अच्छे रिवार्ड देता है। और दूसरा होता है ईविल वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में डाल देता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है। और तीसरा होता है एक्सट्रीम वाला, जो कि यार एकदम सबको मारने पे ही तुला रहता है। इसके बाद हम फिर देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी और इसके बीच में फाइट हो रही होती है, जो कि ये आदमी अपना चाकू लेकर आता है और इस ज़ॉम्बी को एक बार में ही मार देता है। खैर एक नॉर्मल ज़ॉम्बी से क्या ही उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन वेन वो अपना बात पूरा करता है। वह कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रेजर ट्रोव है ये एक फ्रेंडली टाइप का है, इसलिए जो इसका मेन डिफिकल्टी है वो सीधा के सीधा लास्ट वाला जो लेवल है उसके अंदर ही होना चाहिए। हमारा लक काफ़ी अच्छा है कि इस बार हमको एक फ्रेंडली ट्रेजर ट्रोव मिला है। और हम देखते हैं कि ये आदमी जब इस ज़ॉम्बी को मार देता है तो उसके सामने कुछ आने लगता है, और फिर सिस्टम का मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने फर्स्ट लेवल पास कर दिया है, इसलिए तुमको एक F रैंक का स्टील स्वॉर्ड दिया जाता है। क्या तुम आगे वाला चैलेंज करना चाहोगे? और ये अपने हाथ में ये एक स्टील स्वॉर्ड को ले लेता है और कहता है कि हाँ। ये जैसे ही हाँ बोलता है वैसे ही इसके पास 3 ज़ॉम्बी इस बार आ जाते हैं, और वो तीनों के तीनों एक साथ आते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये भी कोई कमजोर आदमी नहीं है, क्योंकि ये भी
ये अपना हमला करना शुरू कर देता है और उन तीनों ज़ॉम्बीज़ को काफ़ी ईजिली हरा देता है। और फिर मैसेज आता है, वो बोलता है कि तुम सेकेंड लेवल के चैलेंज को भी कंप्लीट कर चुके हो। और ये काफ़ी खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि वाह, ये तो कितना अच्छा है, ये तो मुझे बस फ्री में ही रिवार्ड दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। और फिर उसके बाद मैसेज आता है कि इस बार तुम्हें रिवार्ड के तौर पे एक एफ रैंक का प्रोटेक्टिव सूट मिला है, तो क्या तुम अब इसके बाद नेक्स्ट वाला चैलेंज भी करना चाहोगे? और ये बोलता है कि हाँ। और इधर से जो इसके बाकी के दोस्त रहते हैं वो भी काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। एक कहता है कि बुरा नहीं है, यहाँ पर आना एकदम बहुत ही अच्छा डिसीजन था। दूसरा बोलता है कि ये जो मेरा भाई एन है ये तो एकदम अमेजिंग है, ये मेरे भाई कहलाने के लायक है, चलो बहुत अच्छा, अब ऐसे ही तुम जीतते रहो। लेकिन वेन इधर से उसको एकदम चुपचाप देख रहा होता है और सोचता है कि अभी तुम और भी ज़्यादा इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन इसके बाद ये जो चैलेंज है अब ये और ज़्यादा खतरनाक होते जाएगा। और तभी ये इतना बोलता ही है कि इस आदमी के पीछे एक कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ आती है और ये एकदम से सावधान हो जाता है कि भाई ये क्या आ गया। और हम इसके पीछे देखते हैं एक काफ़ी बड़ा दिखने वाला ज़ॉम्बी रहता है और वह कहता है कि क्या, एक ज़ॉम्बी और इसके पास तो 4 एट्रीब्यूट है, द तेरी की। और तभी वह ज़ॉम्बी वहाँ से एकदम जोर से कूदता है और इसके ऊपर आता है हमला करने के लिए। ये भी अपना इधर से हथियार लेकर रेडी हो जाता है लड़ने के लिए और कहता है कि नहीं, अब ये थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। और वह उसके बाद फाइट शुरू हो जाता है और ये आदमी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पिटने लगता है क्योंकि भाई ये ज़ॉम्बी ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छा खासा दमदार है। वह सोचता है कि नहीं, मैं इस ज़ॉम्बी के सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझे जल्दी से हार मानना होगा वरना मैं मर जाऊँगा। और फिर वह जल्दी से चिल्लाता है कि मैं हार मानता हूँ। और वह जैसे ये बात बोलता है कि उसके सामने से ये ज़ॉम्बी गायब होना शुरू हो जाता है और फिर वह फाइनली ज़ॉम्बी पूरा गायब हो जाता है और मैसेज आता है कि तुम अपना चैलेंज में फेल हो चुके हो। ये आदमी नीचे पड़ा हुआ रहता है और कहता है कि धत तेरी की, मैंने यहाँ पर लापरवाही कर दी थी। इधर से वेन उसको देख रहा होता है और उन सब से कहता है कि चलो अब मेरी बारी है। और फिर इधर से ये आदमी कहता है कि हाँ, शौक से तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन अगर हम यहाँ पे खड़े होकर तुमको देखते हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वह कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हें देखना है तो देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मुझे थोड़ा डर है कि कहीं तुम मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर ना जाओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो का लाइक और कंप्लीट करो, जो कि 500 लाइक्स का। आप लोग जैसे ही लाइक गोल कंप्लीट करोगे मैं वैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट ला दूंगा। और हाँ यार, जल्दी से जल्दी जाओ और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो, क्योंकि जितना जल्दी लाइक और कमेंट आएगा मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ वैसे ही आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो यार, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।